बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर, गुड मॉर्निंग लाहौरियो। और आज के इस मॉर्निंग शो से मदीहा अलमास खान आपके साथ है। और मॉर्निंग शो में जैसे कि हम हमेशा की तरह आज की अच्छी बात बताते हैं, तो आज की अच्छी बात यह है जी कि अगर एक हारा हुआ शख्स, एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद मुस्कुरा देता है, तो जो जीतने वाला है वो अपनी जीत की खुशी खो देता है। और ये जो हार जीत है, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। बाज़ औक़ात हमें अपनी ज़िंदगी में ख़ुद जानबूझकर हारना पड़ता है, और ये हार जो है ये हमारी कीमती, खूबसूरत, प्यारे जो रिश्ते होते हैं उनको बचाने के लिए होती है। लेकिन जब हम वक्ती तौर पे हारते हैं, तो वो हार हमारी जो होती है ना, वो वक्ती तौर पे होती है। उसके बाद जो हमारी जीत होती है वो मुस्तकिल होती है, वो दायमी होती है, वो ना ख़त्म होने वाली होती है। तो जब ज़िंदगी में कभी हार जाते हैं तो दुखी मत होइए, क्योंकि समटाइम्स हमें हारना पड़ता है अपने प्यारे रिश्तों को बचाने के लिए। ख़ासतौर पे जब आप प्रैक्टिकल शादीशुदा ज़िंदगी में आते हैं, तो मर्दों ख़वातीन जो कि सब इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए मैसेज है कि बाज़ मौक़ों पर कुछ अहम पॉइंट्स पर हार जाया कीजिए, क्योंकि वो जो आपकी हार होती है वो आपके खूबसूरत ताल्लुकात, आपके प्यारे रिश्तों को, आपके मुक़द्दस रिश्तों को बचाने के लिए होती है। यही आज की अच्छी बात है। ज़िंदगी में स्पीड ब्रेकर्स भी आते रहते हैं, और जब वो स्पीड ब्रेकर आता है तो उसको हम बाज़ औक़ात चौथे गियर पे होते हैं, तो हमें वो चौथे गियर से फ़ौरन पहले गियर पे आना पड़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ज़िंदगी हार गई है, हम हार गए हैं, हमारी जीत कम हो गई, ऐसा नहीं होता है। रीस्टार्ट करना पड़ता है। रीस्टार्ट कीजिए, हारिए वक्ती तौर पर, और हारने के बाद मुस्कुराइए। मुस्कुराहट जो है वो आपकी ज़िंदगी का खूबसूरत राज है। और आज का हमारा मॉर्निंग शो का जो सबसे पहला सेगमेंट है मौसम। मौसम की हम बात करेंगे तो कल लाहौर का मौसम जो था, जैसे ही मैं अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ घर से बाहर निकली, तो बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही प्यारा मौसम था। आंधी चली, ठंडी हवाएं, तेज़ हवाएं चली, और हल्की हल्की बूंदाबांदी। मौसम इस कदर रोमांटिक और सुहाना हो चुका था। और उसके बाद दर्जा हरारत जो है वो कैसा है, और आइंदा आने वाले दिनों में लाहौर का मौसम कैसा होगा, गर्मी से हमें कितनी निजात मिलेगी, ये हम जानेंगे हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट रिजवाना शेख से। रिजवाना, बताइएगा लाहौर का मौसम कैसा है? जी मदीहा, बिल्कुल आज मौसम के क्या ही कहने, मौसम ने लाहौरियों को लाजवाब कर दिया है। गुज़िश्ता रात चलने वाली तेज़ आंधी और बूंदाबांदी के बाद लाहौर का मौसम इंतहाई खुशगवार, दिल फरेब और सुहाना हो गया है। मौसम की दिलकश रनाइयाँ भी अरूज पर पहुंचना शुरू हो चुकी हैं। ठंडी ठंडी हवाओं के झोंके भी रूह को तरोताज़ा कर रहे हैं। दर्जा की बात की जाए तो नुमाया कमी देखने में नज़र आई है। 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, और आइंदा 24 घंटों के दौरान महकमा मौसमियात का ये कहना है कि कम से कम 21 और ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। आसमान पर हद निगाह दोहराई जाए तो आसमान पर सुरमई घटाओं ने अपनी चादर भी ओढ़ ली है, और सूरज मंजर आम से गायब हो चुका है। और ऐसा मालूम हो रहा है कि सूरज आज से ही अपने मौसम गर्मा की तातिलात पर चला गया है, और 3 से 4 रोज़ तक मौसम इसी तरह रहेगा। आज सारा दिन बारिश की भी महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की जा रही है, क्योंकि हवाएं जो हैं 27 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भी चल रही हैं, और हवा में नमी का तनासुब भी 70% रिकॉर्ड किया जा रहा है, और 50% इम्कानात इस वक्त मौजूद हैं कि आज जो है अब्र रहमत होगी। गरज चमक के साथ लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा, और अभी मौसम इस कदर खुशगवार हो चुका। ठीक है जी। रिजवाना शेख बता रही थी कि लाहौर का मौसम जो है वो 3-4 रोज़ तक खूबसूरत ही रहेगा। बारिश की नवीद सुनाई है जी हमें रिजवाना ने। आज के हमारे इस मॉर्निंग शो में बड़ी अच्छी खबर है। और आज का जो हमारा सेगमेंट है मौसम का अहवाल आपको बताने के बाद अब करेंसी रेट्स की तरफ आते हैं। तो करेंसी रेट्स भी आपको बताएंगे। करेंसी रेट्स में कैसे हो सकता है कि डॉलर की हम बात ना करें, डॉलर जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट है। तो डॉलर के रेट्स आपको बताएंगे। डॉलर जो है जी आज 309 रुपये है, और यूरो की बात करें तो 331.5 में है, जबकि ब्रिटिश पाउंड वो आज 382.15 पे है। हाँ जी, डॉलर से ऊपर ही है आज भी ब्रिटिश पाउंड। जबकि दिरहम की बात करें तो 84.7 है। सऊदी रियाल 82.2। कुवैती दिनार जो है 932.58। ठीक है जी। कुवैती दिनार जो कि कुवैत में रहते हैं, वहाँ से कमा के घर में भेज रहे हैं, उनके लिए तो बड़ी अच्छी ये खबर है। साथ में कैनेडियन डॉलर की अगर हम बात करें 228 रुपये है इस वक्त, और ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है 202 में है। जबकि ओमानी जो रियाल है वो 741.31 पर पहुंच चुका है। करेंसी रेट्स हमने आपको बताए। और अब ऐसा कैसे हो सकता है, जो ख़वातीन जो कि अमूर खानादारी सारा दिन सर अंजाम देगी, उनके लिए उन्होंने चूँकि घरों से निकलना है, सब्ज़ी और फ्रूट्स फल जो आपने ख़रीदने हैं उनके रेट्स भी आपको बताएंगे हमेशा की तरह अपने इस मॉर्निंग शो में। सबसे पहले सब्जियों के रेट। सब्जियों में जी सबसे पहले खीरा
खीरा जो है 74 रुपये किलो है इस वक्त मार्केट में। आलू 67 रुपये हैं। सब्ज़ मिर्च 70 रुपये किलो, जो कि हम सब्ज़ी लेने जाते थे कभी तो कहते हैं कि थोड़ी सी मिर्ची भैया डाल देना, अब ऐसा नहीं होता है। खैर सब्ज़ मिर्च 70 रुपये किलो तक पहुंच चुकी है। टमाटर थोड़े सस्ते हो गए हैं, 33 रुपये फ़ी किलो हैं। पालक भी सस्ती है, खाइए, आयरन की कमी बॉडी में होती है, इससे काफ़ी हद तक पूरा कर सकते हैं इसको। पालक 35 रुपये किलो है। प्याज जो है 50 रुपये किलो है। प्याज साहब जो है थोड़े कम नीचे आए हैं। गोभी जो है वो भी सस्ती है, 30 रुपये किलो है। गाजर 60 रुपये किलो है, क्योंकि सर्दियों की सब्ज़ी है, लेकिन गर्मियों में भी अब तो खैर साल साल आपको सब्जियां मिलती हैं, आप 12 महीने हर सब्ज़ी खा सकते हैं। करेला साहब जो हैं, जो कि मेरा भी फेवरेट है और काफ़ी लोगों को पसंद भी होता है, करेला जो है इस वक्त 100 रुपये किलो तक पहुंचा है। फ्रूट्स की बात करते हैं जी। फ्रूट्स में सेब सबसे पहले है, सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट, 340 रुपये किलो है। खजूर जो है 465 रुपये किलो है। तरबूज जो है 33 रुपये किलो है। खरबूजा 100 रुपये किलो है। फालसा 210 रुपये किलो है। फालसे का जूस बनाइए, खूब पीजिए, क्योंकि आजकल जो बॉडी में आपके पसीने की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है, जूसेस का इस्तेमाल कीजिए। केला जो है 390 रुपये दर्जन है। पपीता बहुत अच्छा होता है स्टमक के लिए, खूब खाया कीजिए। वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा होता है पपीता, 230 रुपये किलो है। अच्छा जी, अब मीट की तरफ, गोश्त की तरफ आ जाते हैं। चिकन की कीमतें जो है इस वक्त ब्रायलर जिंदा जो है 386 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है मार्केट में, जबकि गोश्त जो है फार्मी मुर्गी जिसको हम कहते हैं ब्रायलर गोश्त, वो 589 रुपये किलो हो चुका है। अंडों की बात करें अगर, तो अंडे जो हैं जी वो 270 रुपये फ़ी दर्जन हो चुके हैं। एक अंडा ज़रूर खाया कीजिए रोज़, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। कहते हैं कि एक अंडे में पूरी एक ग़िज़ाइयत होती है। अगर आप जल्दबाजी में बहुत आपके पास नाश्ता बनाने का टाइम नहीं है तो अंडा बॉयल कीजिए, फटाफट कॉफ़ी बनाइए, कॉफ़ी का मग और एक अंडा, आपकी पूरी एक डाइट होती है। और आज की जो हमारी स्टोरीज़ हैं, स्टोरीज़ की तरफ आते हैं जी। सऊदीया का सबसे पहले हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है, इसकी हम बात करेंगे। सऊदीया ने क्या कारनामा सर अंजाम दिया है जी। सऊदीया में पब्स बना दिए गए हैं, वहाँ पर बार्स बन गई हैं, अब म्यूज़िकल कॉन्सर्ट्स भी होते हैं। लेकिन पॉजिटिव एक इसका जो है पहलू, वो भी आज के इस मॉर्निंग शो में अपने में हम आपको बताएंगे जी। सऊदी खलाबाज स्पेस का सफ़र करने वाली पहली अरब खातून बन गई हैं। अरब खातून है जी खलाबाज रियाना बरनावी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS का सफ़र करने वाली पहली खलाबाज खातून बन चुकी हैं। एलन मस्क की कंपनी है, स्पेस एक्स का निजी मिशन है बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन पर, जो कि रवाना हुआ। और मिशन फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से ये जो मिशन है ये रवाना हुआ है। अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाली एक कंपनी है, उसकी जानिब से सऊदी अरब का मिशन ISS के लिए रवाना किया है, जो कि मजमूई तौर पर 4 अफराद पर मुश्तमिल है। और इन 4 अफराद में जो पहली सऊदी अरब की पहली खातून खलाबाज हैं, हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है, हमारे लिए अच्छी खबर है। उनका नाम है जी रियाना बरनावी। और अरब मीडिया कहता है कि इस मिशन का मकसद जो है इंसानी खलाई परवास में सऊदी अरब की सलाहियतों को बढ़ाना है। बड़ी अच्छी बात है, तरक्की करनी चाहिए। इंसानियत की खिदमत और खलाई सनत की तरफ पेश करदा उम्मीद अफसा मौक़े उठाने के साथ सेहतमंद ज़िंदगी भी। अच्छा जी, अगली टॉप स्टोरी की तरफ हम आएंगे, बात करेंगे एक बर्गर की। आपको बताएं कि $700 में एक बर्गर बिक रहा है। इस बर्गर की डिटेल्स आपको बताएंगे। इस वक्त हमारी लाहौरन की स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, मेरे मॉर्निंग शो में बर्गर आपको दिखाया जा रहा है। सोने का कवर है जी इस बर्गर के ऊपर। और फिलाडेल्फिया अमेरिका में एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर $700 कीमत का हैम बर्गर है, ये फ़रोख्त किया जा रहा है। अमेरिकी रियासत पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया में मौजूद ड्राइवरी बियर गार्डन में फ़रोख्त किए जाने वाले इस बर्गर पर सोने का वर्क चढ़ा हुआ है। और साथ में इस बर्गर का नाम जो है ये वीगो मीट बर्गर है, जिसको कि मछली के स्पेशल अंडों का अचार होता है उससे, और ताज़ा स्याह ट्रिफल लोबिस्टर फ्लैम बेट, जो कि एक मखसूस किस्म का झींगा होता है बड़े साइज़ का, उसका मीट है इसके अंदर। और इसके ऊपर आयरिश पनीर जो है हम सबको बहुत पसंद है, ये भी इसमें लगाई गई है। अच्छा, वो कहते हैं ना कि एक ओवर स्पीडिंग से बचने के लिए एक जो ड्राइवर साहब हैं उन्होंने बड़ी होशियारी का मुजाहरा किया। अगली टॉप स्टोरी की तरफ आते हैं। उन्होंने किया ये, कुत्ता आप देख रहे हैं बेचारा बड़ा मायूस दिखाई दे रहा है ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ। आपको हुआ यूँ है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए ओवर स्पीडिंग की वजह से ड्राइवर ने अपनी ड्राइविंग सीट पे कुत्ते को बिठा दिया और कहते रहे कि साडा कुत्ता ते तुहाडा कुत्ता टॉमी। ये अंग्रेज़ों के जो कुत्ते होते हैं ये ड्राइविंग सीट पे भी बैठे हुए होते हैं, आप देख सकते हैं। और इस शख्स ने, जिसका ताल्लुक है अमरीकी शहरी जो है, इसने पुलिस के साथ इस डबल गेम का भांडा इसका तब फूटा जब इसने अपनी गिरफ्तारी के डर से इस कुत्ते को अपनी ड्राइविंग सीट पर बिठा दिया जी कि कुत्ता ड्राइविंग कर रहा था। हालांकि हाउ इट इज़ पॉसिबल। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपने मॉर्निंग शो को आगे बढ़ाएंगे। आप अपना बहुत ख्याल रखिए, हमारे साथ रहिए। गुड मॉर्निंग लाहौर। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग लाहौर। और मॉर्निंग शो में हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि आपकी हेल्थ के जो इश्यूज होते हैं, आपके फिटनेस के जो मसाइल होते हैं, उनके लिए उनका जो हल है वो भी आपको दिया जाए। और ख़ास तौर पे आजकल चूँकि जब भी वेदर चेंज होता है तो हमारी स्किन में एक सबसे बड़ा इशू आता है जी, हमारे सर में
डैंड्रफ, खुश्की जिसको कहा जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। ना सिर्फ आज हम सर की खुश्की की बात करेंगे, बल्कि बॉडी पे हमारी जो ड्राइनेस हो जाती है बहुत ज़्यादा, जब मौसम हमारा गर्म होता है या फिर सर्द होता है, तो इसकी क्या रीजंस होती हैं, ओवरकम इसको कैसे कर सकते हैं, क्या है ये हमारा वेदर चेंज है, या फिर सर्दियों में हम गर्म पानी से अपने सर को धोते हैं उसकी वजह से है, या फिर गर्मियों में अगर हम ठंडे पानी से धोते हैं वो रीज़न है, या फिर जहनी तनाव है, ये डाइट हम बैलेंस नहीं लेते हैं, हमारी नींद पूरी नहीं होती है, स्ट्रेस है, या बाल बहुत ज़्यादा हम खींच के बनाते हैं, हर वक्त बांध के चोटियाँ हम बांधे रखते हैं, जो घरों में रहने वाली ख़वातीन है, तेल लगाया, बाल बांध दिए, तेल लगाते हैं। खासतौर पर मुझे याद आ रहा है 3 दिन पहले मुझे भी ये इशू हो रहा था, तो मैंने घर जाके फ़ौरन से पहले खुद ही एक रेसिपी से प्याज ऐड करके और इस तरह से उनको जला के एक ऑयल बनाया और वो लगाया, और लगा के फिर मैं जब ऑफिस आना था अपने सर को अच्छी तरह से वॉश किया शैम्पू से, कंडीशनिंग की। कंडीशनिंग करने के बाद जब मैं ऑफिस आई तो जो मेरा मेकअप आर्टिस्ट है जॉनी जब मेरे बाल बना रहा था तो वो अजीब अजीब से मुंह बना रहा था। मैंने कहा क्या हुआ, मैं देखती रही काफ़ी देर, और फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार क्या है, कहता है अल्लाह आपने बालों में क्या लगा लिया। मतलब हम खुद से जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वो किस हद तक ठीक हैं, खुद से करने भी चाहिए नहीं, ये सब जानने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर सनिया है जी, डॉक्टर सनिया जावेद। आप माहिर डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। सनिया वेलकम, थैंक यू सो मच। आप हमारे मॉर्निंग शो में आई हैं। आप सनिया, सर की खुश्की पे सबसे पहले हम बात करते हैं, इसके रीजंस क्या है, ये क्यों हो जाती है, अब तो गर्मी आ गई है, क्या कहेंगे? अच्छा, इसकी एक्चुअली बहुत सारी रीजंस हैं, क्योंकि हम देख रहे होते हैं कि कुछ रीजंस स्ट्रेस की वजह से एग्रीवेट कर रही होती हैं, बिकॉज जब हमारी बॉडी एक इस तरह से मैन्युफैक्चर्ड है कि हमारी बॉडी के ऊपर जगह जगह ऑयल बनाने वाले ग्लैंड्स हैं, स्पेशली सर की जिल्द के ऊपर। अच्छा। सो जब ऑयल की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से जो कह लें कि केराटिन मटेरियल जो हमारी जिल्द का एक उतरने वाली चीज़ होती है वो उसके ऊपर चिपकना शुरू हो जाती है और वो खुश्की की शक्ल इख्तियार कर जाती है। इसके साथ ही साथ जब वो ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है तो वो फंगस को भी अट्रैक्ट करता है। सो ये कुछ रीजंस होते हैं जिसको हमें आगे फिगर आउट करना होता है कि ये डैंड्रफ क्यों आ रहा है। अच्छा, मतलब ये जो डैंड्रफ, ये फंगस भी हो सकती है जिसको कि हम सिर्फ खुश्की ही कहते हैं। बिल्कुल। अच्छा। अब उसमें रीज़न ये होता है कि कई दफ़ा जैसे हमारी लैंग्वेज में सेबोरिक डर्मेटाइटिस है, ये बहुत कॉमनली देखने में आता है, और अडल्टहुड में अगर ये आ रहा है तो इसका मेन फैक्टर जो देखने में आता है वो ये आता है कि लोगों को स्ट्रेस का फैक्टर बहुत इसमें इम्पैक्ट होता है, या कोई अंडरलाइंग स्वेयर इन्फेक्शन हो, कोई आपकी बॉडी में कोई स्वेयर इन्फेक्शन चल रही है, आपको कोई वर्क प्लेस के ऊपर स्ट्रेस है, आपको कोई वैसे नॉर्मल लाइफ में स्ट्रेस है, तो उसकी वजह से ये चीज़ एग्रीवेट हो जाती है, ऑयल की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वो खुश्की की शक्ल इख्तियार कर जाता है। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर मैं एक नॉर्मल रूटीन की बात करूँ तो जो लोग बहुत गर्म पानी से नहाते हैं, जैसे विंटर्स में एक बहुत ट्रेंड होता है कि जी गर्म उबलते हुए गर्म पानी से लोग नहा रहे होते हैं, तो ये कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम गर्म पानी से नहाते हैं तो हमारे सर की जिल्द खुश्क हो जाती है। अच्छा। इनफैक्ट हमारी बाकी बॉडी की भी जिल्द जब हम गर्म पानी से शॉवर लेते हैं तो ड्राइनेस की तरफ चली जाती अच्छा। है। अब जब स्किन ड्राइनेस की तरफ जाएगी तो वो कॉम्पनसेशन में ऑयल बनाती है ज़्यादा, जिसकी वजह से खुश्की ज़्यादा हो जाती है। सो गर्म पानी के इस्तेमाल से भी खुश्की ज़्यादा हो सकती है और स्ट्रेस की वजह से भी हो सकती है। इसके साथ ही साथ अगर हम थोड़ा सा फंगस की बात करें, वेदर चेंज, क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई हैं, पसीना लोगों को बहुत आता है, और उसकी वजह से अगर कहीं पे कोई फंगस का ऑर्गेनिज्म, कोई जरासीम मौजूद है तो वो ग्रो कर जाता है बहुत अच्छी तरह से। क्योंकि फंगस के लिए ग्रो करने की बेस्ट एनवायरनमेंट होती है कि वहाँ पे टेम्परेचर वार्म हो, वो जगह में नमी हो, तो वहाँ पे फंगस बहुत अच्छी ग्रो पहले तो हम सर की खुश्की जो है उसको उस पे बात करते हैं ना, जो सर में खुश्की होती है उसमें फिर हम मुख्तलिफ किस्म की, जैसे मैं अभी अपना बता रही थी, ऑयल लगाना शुरू कर देते हैं जी, ऑयल लगाओ तो इससे हमारी खुश्की काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। खुद से ही हम तजर्बात करने लग जाते हैं घरों में बैठे हुए। तो क्या ये किस हद तक सही है, क्या करना चाहिए, क्या आप कोई टिप्स देंगे, कोई बताएंगे कि किस तरह से ओवरकम कर सकते? अच्छा, आपने जो अपना एक तजर्बा शेयर किया वो बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा मज़े का तजर्बा था, लेकिन ये कि ये ज़रूर काम करते हैं। इनफैक्ट हमारी बुक्स में भी ये चीज़ें मौजूद होती हैं कि आप हेयर ग्रोथ मैंने भी कहीं देखा था। अनियन एक्सट्रैक्ट, ये जिंजर गार्लिक के जो एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, ये चीज़ें बेसिकली स्किन को इरिटेट करके वहाँ पे बालों की ग्रोथ को बेहतर करती हैं। लेकिन अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो वो वहाँ पे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस या जल्दी रिएक्शंस भी कर सकती है। इसलिए अब चूँकि कॉस्मेटिकली ये चीज़ें ज़रा बुरी लगती हैं कि आपको स्मेल आ रही होती है अनियन की, ये तमाम चीज़ों की, तो हमारे पास बेहतर ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हैं। अच्छा। हम मेडिकेशंस के थ्रू, हम ट्रीटमेंट्स के थ्रू इसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना डॉक्टर सनिया के वो जो हर्बल चीज़ें होती हैं उनका अपना एक मतलब होता है, असर होता है। बिल्कुल ऐसे, वो काफ़ी इफेक्टिव होती हैं। बिल्कुल ऐसे। और मैं कभी भी इसको नहीं कहती हूँ कि आप ये ना करें। मैं पेशेंट्स को अपने लाजमी गाइड करती हूँ कि हफ्ते में 1 या 2 मरतबा लाजमी सर में ऑयलिंग करें, लेकिन उसको ओवरनाइट ना लगा रहने दें। उसको आप 30 मिनट से लेके 2 आवर्स तक लगा रहने दें, फिर उसको वॉश कर दें। क्योंकि अगर आप ओवरनाइट लगा रहने देंगे, आपके मसाम ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं और आपको अल्टीमेटली हेयर फॉल का इशू फेस करना पड़ता है। अच्छा, सर में हम सिर्फ जाते हैं, हमारे यहाँ
तेल लगाया होता है बहुत ज़्यादा, फिर अच्छी तरह से उसको बालों को शैम्पू करते हैं, शैम्पू करने के बाद हम कंडीशनिंग कर लेते हैं, उसके बाद टॉवल लपेट लिया, थोड़ी बात बाल ड्राई कर लिए और जो भी हमने मतलब रूटीन में हेयर स्टाइल बनाना जो भी करना आपने कर लिया। हम समझते हैं शायद ये बहुत अच्छी हमारी केयर होगी, लेकिन मैंने देखा है कि ख़ास किस्म के कुछ ब्रशेज़ होते हैं सर में यूज़ करने के लिए, जो रबड़ टाइप के ना, जिससे कि आपके पोर्स को ओपन करने के लिए होते हैं। कि इस तरह के हम अपने मतलब बाथरूम में कुछ इस तरह की चीज़ें, कुछ आइटम्स बताइए जो हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर ये बड़ा वो क्वेश्चन आपने मुझसे किया जिसको लोग अब इग्नोर कर देते हैं, लेकिन मार्केट में चीज़ें बड़ी इजीली अवेलेबल हैं। आपने देखा होगा वो जो खुले दानों वाले हेयर ब्रशेस होते थे, वुडन हेयर ब्रशेस, वो बहुत अच्छे होते हैं इसके लिए। लेकिन खुले दानों वाले जो टाइट, जिसमें क्लोजली वो पैक्ड सारी उसकी स्टिक्स होती हैं, वो चीज़ें रिकमेंडेड नहीं होती। लेकिन अगर आप खुले दानों वाले वुडन हेयर ब्रशेस, हेयर कॉम्स रखते हैं, कंघी रखते हैं, तो आपके बालों को टैंगल होने से बचाते हैं और आपके बालों को इजीली, जब वो ओपन रखेगा, क्लियर रखेगा, अनटैंगल्ड रखेगा, तो आपके बाल बेहतर रहते हैं उससे। तो वो उसके लिए अच्छी चीज़ है। डाइट चले, अब ओवरऑल खुश्की की तरफ आ जाते हैं हम। डैंड्रफ पे तो बहुत बात हो गई, सर की खुश्की पे। हमारी बॉडी पे भी बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है, जैसे आजकल ये इशू हर एक के साथ होगा। अब पसीना आता है, हम घर जाके शावर ले लेते हैं, कोई सा भी आप बॉडी वॉश यूज़ कर लिया, सोप यूज़ कर लिया, उसके बाद हम बॉडी पे कुछ भी अप्लाई नहीं करते हैं। बिल्कुल, इस बारे में बताइएगा। इसमें अब वही चीज़, जैसे मैंने कहा, लोग अगर गर्म पानी से शॉवर लेते हैं, हम तो खैर वैसे ही गर्मी है, तो लोग नॉर्मल टेम्परेचर के पानी से ये वॉश करते हैं। इसके बाद एक अपनी सिर्फ हैबिट में एक चीज़ ऐड कर लें कि जैसे जैतून का तेल है, इसमें कई कंपनियों के आते हैं, बॉडी मसाज के लिए ऑयल्स आते हैं। आप सिर्फ वो थोड़ा सा ऑयल लेके जब आप शॉवर ले लेते हैं तो चंद कतरे अपनी बॉडी पे मसाज कर दें, तो आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहती है। लेकिन अगर आप ये नहीं करना चाहते तो कोई भी अच्छा मॉइस्चराइजिंग सोप, जो आपकी मॉइस्चराइजिंग लोशन जो आपकी बॉडी के लिए है, उसके ऊपर मेंशन्ड होता है बॉडी लोशन, तो वो अपने साथ रूटीन में रखें या डॉक्टर से रिकमेंड करा लें, जो आपकी स्किन को 2 से 3 दिन तक बड़ा अच्छा हाइड्रेट रखता है। ऑयलिंग कितनी ज़रूरी है और हमें हफ्ते में कितनी बार अपने बालों को अच्छी तरह से उनकी ऑयलिंग करनी चाहिए? क्योंकि आजकल जो सबसे बड़ा हमारी डाइट्स कुछ ऐसी आ गई हैं कि हमारे ना छोटे छोटे जो बच्चे बच्चियाँ हैं, उनके बाल जो है ना वो सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं, राइट? फिर वो लोग हेयर कलर्स यूज़ करते हैं, जाहिर है फिर वो सफ़ेद बाल भी अच्छे नहीं लगते, ग्रे हेयर। तो वो ना जब उस तरफ आते हैं तो फिर हम जब तेल इस्तेमाल करते हैं, बालों में मसाज करते हैं, तो कहते हैं जो उससे हेयर डाई आपका उतर जाता है, और ये है ऐसा है। अब आप हफ्ते में 2 दफ़ा तो नहीं ना हेयर डाई कर सकते, तो ऑयल हम कितना लगा सकते हैं? क्या ऐसा है कि बालों में ऑयल लगाने से आपका हेयर डाई उतरता है? क्या उसकी ज़्यादा हो जाता है अगर हम ऑयल ना लगाएं, या फिर वैसे ही हेयर डाई ने अपने उनकी ड्यूरेशन होती है? इसके बारे में क्या कहें? अच्छा, हेयर डाई का नॉर्मली जो कलर्ड बाल होते हैं, ये 4 से 6 वॉश के बाद काफ़ी हद तक कम होना शुरू हो जाते हैं, और ये नॉर्मली ऐसे ही होता है। लेकिन इसमें आपका शैम्पू का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका शैम्पू सल्फेट फ्री और सोडियम क्लोराइड फ्री है, तो आपका हेयर कलर जल्दी नहीं निकलता। इसलिए जब भी आपने हेयर कलर ट्रीटेड जो बाल होते हैं, उसके अंदर हम रेकमेंड करते हैं कि आप सोडियम क्लोराइड फ्री और सल्फेट फ्री शैम्पूज का इस्तेमाल करें। लेकिन ऑयलिंग से इसका डायरेक्टली ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, अगर हम थोड़ी सी डाइट की बात करें, जो ग्रेइंग, प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर, जिनको कैनिशीज कहा जाता है हमारी ज़ुबान में, डर्मेटोलॉजिस्ट की ज़ुबान में, उसका बेसिकली रीज़न ये होता है कि जब आपकी बॉडी में कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिंक, विटामिन डी और आयरन, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन हैं जो हमें अपनी रूटीन में रखने चाहिए, लेकिन डॉक्टर की रिकमेंडेशन से। तो इसकी डेफिशिएंसी आपको डेफिनेटली हेयर लॉस का भी इशू कॉज कर सकती है, बालों की ब्रिटलनेस, ब्रेकेज, स्प्लिट एंड्स, वाइट हेयर, ये तमाम स्प्लिट एंड्स का तो बहुत बड़ा इशू है भाई। हमारे जब होते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं, बाल ट्रिम करवा लो, ठीक है, ऑयल लगा लो। ये इसका भी बताइए, क्या सही वाला हल क्या है स्प्लिट एंड्स का? इसके लिए सिर्फ ये है कि एक तो हेयर कट आप लेते रहें टाइम टू टाइम, ताकि आपके जो स्प्लिट एंड्स आ रहे हैं, क्योंकि स्प्लिट एंड्स के बाद आपका बाल डैमेज होना शुरू हो जाता है। सो जब आप स्प्लिट एंड्स को रिमूव करा देते हैं, तो आपके बाल ऑटोमेटिकली एक हेल्दी पैटर्न पे चल पड़ते हैं। और ट्रिमिंग करवा लें, आप घर में खुद कर लें, आपकी बहन है, अम्मी है, उनसे करवा लें, किसी से भी करा लें। तो ये चीज़ ये कि आपके बालों को हेल्दी रखती है। लेकिन डाइट का रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, और मिनरल्स का रोल तो इसमें, क्योंकि स्पेसिफिक मिनरल्स क्योंकि इसमें हमें टारगेट करने होते हैं, तो हमेशा डॉक्टर की रिकमेंडेशन से वो ज़रूर ऐड करें। अच्छा, सबसे बड़ा ये पॉइंट है जी, मेहंदी लगाती हैं हमारी अक्सर ख़वातीन, वो कहती है नहीं, हेयर डाई में केमिकल होते हैं, बड़े हार्मफुल होते हैं, हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं, दिमाग के अंदर चले जाते हैं। और मैंने एक रिसर्च भी पढ़ी थी, कहा जा रहा था उसमें रिसर्च के अकॉर्डिंग कि जो ख़वातीन ये हेयर डाई यूज़ करती हैं, खुदा न खासा उनमें कैंसर के जो है ना वो बढ़ने के इम्कान ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू उन ख़वातीन के जो कि हेयर डाई कम यूज़ करती हैं। ऐसा है? अब जितनी भी हम प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, चाहे मेकअप है, परफ्यूम्स हैं, कलर्स हैं, जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर सब में प्रिजर्वेटिव्स डले हुए होते हैं, और प्रिजर्वेटिव्स के कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट्स कैंसर कॉजिंग ज़रूर होते हैं। अब उसका अगर हम देखें, सारी दुनिया में ख़वातीन मेकअप कर रही हैं,
कैंसर सबको तो अल्लाह रहम करे नहीं हो रहा, लेकिन ये है कि हमें अपनी डाइट को इस तरह से रखना चाहिए कि बॉडी डिटॉक्स होती रहे। हेयर कलर्स के बारे में अगर मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे बात करूँ तो बालों के कलर्स के अंदर अगर एमोनिया डला हुआ है तो वो आपके बालों को डैमेज करता है। इसी तरह से कुछ लोग कलर सेंसिटिव होते हैं जिसके अंदर हमें उनको स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ता है कि आपने पीपीटी फ्री हेयर कलर लेना है, एमोनिया फ्री हेयर कलर लेना है, जो कि मेडिकेटेड हेयर कलर्स होते हैं। उनका नुकसान एज सच नहीं है, बट डेफिनेटली अननेचुरल चीज़ें तो थोड़ा सा नुकसान ज़रूर देता है। मेहंदी किस हद तक इफेक्टिव है, क्योंकि हमारी ख़वातीन जो है मेहंदी को ज़्यादा प्रेफर करती हैं। अभी मैं उसी पे आने लगी थी, क्योंकि जो मेहंदी है और हमारी ख़वातीन बिल्कुल ठीक करती हैं। मेहंदी बहुत अच्छी चीज़ है, आपके बालों को, आपकी स्कैल्प को ये नरिश करती है, लेकिन अगर उसके अंदर केमिकल्स एडेड हैं तो अगेन वही साइड इफेक्ट्स इसमें आएंगे। वो एकदम जो कलर आ जाता है, रेड से आपके बाल हो जाते हैं ना, वो वाली केमिकल वाली मेहंदी होती है। बिल्कुल। सो इसके अंदर जब आप कलर जो केमिकल्स के बगैर वाली मेहंदी यूज़ करते हैं तो उसमें हल्का सा ऑरेंजिश टिंज आपके बालों में आ जाता है, लेकिन ये कि वो आपके बालों के लिए हेल्दी है, स्कैल्प के लिए भी हेल्दी है। वो इसलिए मैं हमारी ख़वातीन के बिल्कुल इसमें उनको अग्री करूँगी। इनफैक्ट मर्द भी लगाते हैं मेहंदी सर पे, वो भी प्रेफर करते हैं। तो ये आपके बालों के लिए और स्कैल्प के लिए नरिशिंग है, लेकिन अगर उसके अंदर केमिकल मौजूद है तो अगेन। और ये तो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है कि आप मेहंदी लगाइए। ख़ासतौर पे वो जो मेरी मेड मुझे कहती बाजी आप ना अपने पैरों के जो नेल्स हैं ना इन पे मेहंदी लगाया करें, हाथों के जो नेल्स हैं इन पे मेहंदी लगाया करें। मैंने कहा यार आजकल मेहंदी भी केमिकल वाली मेहंदी है, कौन सी वो खालिस मेहंदी है जो कि आप लगा ले तो इफेक्टिव हो। अच्छा, नींद किस हद तक हमें पूरी करना ज़रूरी है इसमें? कि नींद हम लोग आजकल जो हमारी रूटीन है, हमारी वो नींद नहीं रही जो कि होती थी। और शादी से पहले आपने जितना सोना होता है ना, तमाम लड़कियों को मेरा मैसेज है, अम्माओं के साथ अपने अब्बा के घर में है ना, जब तक खूब नींद पूरी कीजिए, मज़े कीजिए, क्योंकि शादी के बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। नींद देखें लाइफ के इनफैक्ट पूरी जो ह्यूमन बॉडी है उसके रिपेयर के लिए एक कह लें रेस्ट स्टेशन है। अगर आप अपनी बॉडी को रेस्ट स्टेशन पे नहीं लेके जा रहे हैं, आप अपनी बॉडी को कॉन्स्टेंटली काम कराते चले जा रहे हैं, वो रेस्ट में नहीं जा रही है, तो डेफिनेटली सर से पैर तक हर चीज़ पे डैमेज आता है। तो नींद का पूरा रखना उतना ही ज़रूरी है जितना हम अगर बाकी रूटीन की चीज़ों को देख लें तो नींद भी हमारे लिए उतनी ज़रूरी है। एटलीस्ट यंग लोगों के लिए 4 to 6 आवर्स, 6 घंटे का एवरेज आपका होना चाहिए कि स्टार्ट आपका नींद का एक साइकिल होना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो अल्टीमेटली आपके बालों में, आपकी स्किन में, नेल्स में, इंटरनल ऑर्गन्स में, आपकी मेमोरी, आपकी हर चीज़ को वो डिस्टर्ब करती चली जाती है। सो अब आपकी बॉडी जब रेस्ट में जाती है तो इसका मतलब है वो रिपेयर में जा रही है। अगर आप रेस्ट नहीं दे रहे बॉडी को प्रॉपर तो वो डेफिनेटली डैमेज ज़रूर देती है। अच्छा डॉक्टर सनिया, ये जो डैंड्रफ है इससे बाल गिरते भी हैं, कम भी होते हैं क्या? बालों के गिरने की क्या रीजंस हैं? क्योंकि आजकल हमारे जो बच्चों के बालों की ग्रोथ है वो उस तरह से नहीं है। मैं छोटी छोटी बच्चियाँ देखती हूँ, बाल बहुत स्ट्रेट सिल्की होते हैं उनके, लेकिन हेल्दी नहीं, वॉल्यूम नहीं होता है। बिल्कुल ऐसे। इसमें सबसे एक तो रोल जीन्स का भी होता है, जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर अगर किसी के फैमिली में ही थिनिंग ऑफ हेयर चल रही है तो उनको डेफिनेटली ये चीज़ थोड़ा सा फेस ज़रूर करना पड़ता है, लेकिन इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिशन। थोड़ा सा उसमें उनको हेल्प आउट कर देता है। न्यूट्रिशन इसमें लाजमी ऐड करने चाहिए, जैसे कि मैंने डाइट का कहा और मिनरल्स का कहा कि विटामिन डी हो गया, आयरन, जिंक, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। इसी तरह से फ्रूट्स जूसेस का इस्तेमाल अपनी रूटीन में मस्ट रखें। आयरन का इंटेक लाजमी रखें इन द फॉर्म ऑफ खजूर में बहुत अच्छा आयरन का एक सोर्स है हमारे पास कलेजी में एक सोर्स है, कीमा मटन का जो होता है उसके अंदर बहुत अच्छी ये चीज़ें हैं। नहीं आप ले सकते मटन कीमा तो आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। तो ये तमाम चीज़ें आपकी बॉडी में नेचुरल न्यूट्रिएंट्स को इम्प्रूव रखती हैं। तो हेयर फॉल जो है बेसिकली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब अगेन अगर हम नींद पूरी नहीं कर रहे तो बॉडी में डेफिशिएंसीज आ रही हैं जिसकी वजह से अगेन हेयर फॉल होगा। तो ये तमाम चीज़ों को बैलेंस लेके चलना ज़रूरी है। अपनी रूटीन में वॉक रखें, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज 15-20 मिनट के लिए रखें, तो ये तमाम चीज़ें आपको बड़ा बेहतर फील कराती हैं। अच्छा, तेल सबसे बेस्ट बालों के लिए कौन सा है डॉक्टर सनिया? क्या रिकमेंड करती हैं आप? सरसों का तेल अमूमन हमारे यहाँ हर घर में यूज़ होता है, और हमारी अम्मियाँ बचपन से लेके, अम्मी छोटे से होते थे बालों में ना ऑयल लगा के स्कूल भेजना। ठीक है, अब तो खैर हम मेरी माशाल्लाह बेटी है तो उसके मैं बालों में जब ऑयलिंग करती हूँ तो वो जब तक उसके बाल वॉश ना कर दो तो उसको लगता है कि शायद मम्मा मेरा कोई हेयर स्टाइल ही नहीं बनेगा या मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। तो ऐसा नहीं, पहले ऑयल बहुत ज़्यादा हमारी अम्मी यूज़ करती थी। बिल्कुल ऐसे। तो अब ऑयल का इस्तेमाल हमने बहुत कम कर दिया। कितना करना चाहिए? कौन सा ऑयल बेस्ट है? अच्छा, तमाम जो ऑयल्स हैं जैसे मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल, जैतून का तेल, आलमंड, कोकोनट, ये तमाम अच्छे ऑयल्स हैं। इसके अंदर मैं हमेशा पेशेंट्स को कहती हूँ जो ऑयल आपको सूट करता है, क्योंकि वही उनके घर में मौजूद होता है जो उनको सूट करता है। हाँ। सो मैं हमेशा पेशेंट्स को कहती हूँ जो ऑयल आपको सूट करता है इनमें से वो आप अपनी रूटीन में रखें। हाँ, ये ज़रूर ना करें कि जो कैस्टर ऑयल होता है, लोग बालों की ग्रोथ के लिए कैस्टर ऑयल को उसके साथ ऐड करके यूज़ करते हैं, मिक्स करके।
कैस्टर ऑयल बहुत अच्छा है, हेयर ग्रोथ प्रमोट कराता है, लेकिन अगेन वही चीज़ कि अगर इसकी कंसंट्रेशन थोड़ी सी भी ज़्यादा होगी तो ये रिएक्शंस भी दे सकता है। तो इसलिए अगर आपको ये यूज़ करना है तो इसकी फॉर्मुलेशन को आप प्रिपेयर करवा लें या उसको एक लो मिकदार में उसके साथ ऐड कर लें ताकि आपको वो रिएक्शन ना कोई दे। अदरवाइज बाकी तमाम तेल, जैतून का तेल, बादाम का तेल, आप कह बादाम रही हैं, का, जैतून का कोकोनट तेल है, वो भी नारियल बालों का के लिए तेल, अच्छा है। नारियल का तो बहुत ही अच्छा है। ये बिल्कुल आप लगाएं। और इसमें मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि अपने शाफ्ट के ऊपर, बाल के ऊपर लगाते हैं। मैं भी ऐसे ही करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि बाल शायद डेली बेसिस पे आयरन हो के वो हेयर स्टाइल बन के वो नीचे से तो फना हो जाते हैं ना। बिल्कुल ऐसे है, लेकिन इसके अंदर अगर आप अपनी स्कैल्प को सिर्फ टारगेट रखेंगे, क्योंकि रूट्स अगर आपका स्ट्रांग होगा तो बाल ऑटोमेटिकली इंप्रूव होते हैं। इसके अलावा जो आपके स्प्लिट एंड्स आते हैं, जैसे ख़वातीन बहुत ज़्यादा स्ट्रेटनर यूज़ कर रही हैं या ब्लो ड्राई यूज़ कर रही हैं, उसके बाद स्ट्रेटनर वो उनकी वजह से उनके स्प्लिट एंड्स आना शुरू हो जाते हैं, उसकी ट्रिमिंग इंपॉर्टेंट है। ट्रिमिंग के साथ साथ कई ऐसे अब आपको हेयर स्प्रेज मार्केट में जो मेडिकेटेड है, मैं ब्यूटी ग्रेड की बात नहीं कर रही हूँ, मेडिकेटेड हेयर स्प्रेज अवेलेबल हैं जिनके अंदर ये तमाम आर्गन ऑयल, आलमंड ऑयल, ये तमाम का मिक्सचर होता है जो आपके बालों को ग्रीसी नहीं करता। अच्छा डॉक्टर सनिया, आपकी सारी गुफ्तगू में मैंने ये चीज़ अखज़ की है कि आप बार बार कह रही है कि मेडिकेटेड मतलब ऑयल लेने जाते हैं, हेयर कलर लेने जाते हैं, शैम्पू लेने जाते हैं, मतलब कोई भी प्रोडक्ट, मेकअप की कोई चीज़ लेने जाते हैं, डॉक्टर सनिया कह रही है कि मेडिकेटेड लीजिए, राइट? बिल्कुल ठीक है। मतलब कोई से भी कॉस्मेटिक्स किसी भी शॉप पे चले जाते हैं, हमारी कोशिश होती है किसी अच्छी ब्रांडेड शॉप पे जाएं, वहाँ से लें, तो हम लोग उठा लेते हैं जी, ब्रांड नेम देखा और उठा लिया कि शायद बड़ी इफेक्टिव होगी, अच्छी होगी, लेकिन आपने कहा कि मेडिकेटेड होना ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा जी मैं हमेशा पेशेंट्स को ये चीज़ कहती हूँ कि आप अगर एक 25,000 का प्रोडक्ट लेके आके मुझे बता रहे हैं कि डॉक्टर साहब मेरे पास इतनी महंगी क्रीम है, लेकिन अगर वो आपकी स्किन के हिसाब से नहीं है तो वो आपके लिए वेस्ट है। तो हमेशा कम बजट की चीज़ जो आपकी पॉकेट को सूट करे, एक अच्छे ब्रांड की चीज़ जो मेडिकेटेड है वो अपनी रूटीन में रखें। आप कम चीज़ें रखें लेकिन अच्छी रखें, आपकी स्किन को वो खुद ही रिपेयर में लेके जाएंगी। लेकिन अगर आप एक बहुत लंबी रेंज प्रोडक्ट्स की रखते हैं और वो सारी ब्यूटी ग्रेड की हैं, मैं ये नहीं कह रही कि ब्यूटी ग्रेड अच्छे नहीं होते, लेकिन इनमें थोड़ा सा एफिकेसी का डिफरेंस आता है। अगर मेडिकल ग्रेड आपको 100% रिजल्ट दे रहा है तो ब्यूटी ग्रेड आपको 10 to 20% रिजल्ट देते हैं। सो ये डिफरेंस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन का आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे थोड़ी सी फॉर्मुलेशंस के डिफरेंसेस आ जाते हैं, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम होम यूज़ के लिए नहीं दे सकते, तो वो वहाँ पे डिफरेंसेस आते हैं। अदरवाइज मेडिकल ग्रेड की चीज़ें आपकी स्किन को, आपकी बॉडी को रिपेयर, सेल्फ रिपेयर में रखते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सनिया जावेद हमारे मॉर्निंग शो में आने के लिए और इतनी अच्छी टिप्स और इतनी फायदेमंद बातें हमें बताने के लिए। और मॉर्निंग शो में मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जाता है, क्विक ब्रेक लेते हैं। गुड मॉर्निंग लाहौर। गुड मॉर्निंग लाहौर। और अभी ब्रेक के बाद इंतहाई अहम इशू है जिस पे हम बात करेंगे। इशू नहीं है बल्कि एक आज का अच्छा टॉपिक है। टॉपिक अच्छा इसलिए कह रही हूँ कि हम बात करेंगे महकमा औकाफ पे। हम बहुत छोटे से होते हैं तो हमें बताया जाता है जी, हम जब किसी अपने पेरेंट्स के साथ जब किसी मज़ार पे जाते थे तो उस मज़ार पे जाके हम कुछ अपनी तरफ से नज़र न्याज करते हैं, ख़ासतौर पे जो पैसों की मद में और कुछ नजराने भी चढ़ाते हैं, लेकिन ख़ास पे पैसे हम चढ़ाते हैं। तो मेरे जहन में बचपन से हमेशा एक क्वेश्चन आता था, एक सवाल, और कि ये पैसे आखिर जाते कहाँ हैं, ये पैसे रखता कौन है, इन पैसों का होता क्या है? क्योंकि जो वो अल्लाह के बुज़ुर्ग होते हैं, वो जो वलीउल्लाह होते हैं, वो तो अल्लाह पाक के पास हैं, औलिया कराम। तो ये पैसे फिर अगर हम उनकी खिदमत में नजराना अगर पेश करते हैं तो नजराने का हुआ होता क्या है, कहाँ जाता है, किस काम आता है? क्योंकि वो बुज़ुर्ग जो हैं वो उनके तो किसी काम का नहीं है, लेकिन ये हमारा सबका अपना एक अकीदा है क्योंकि हम मुसलमान हैं और हम अपने अकीदे के मुताबिक ही चलते हैं। तो आज हम महकमा औकाफ पे बात करेंगे। बड़े हुए तो समझ में आया कि ये जी पैसे जो हैं ये तमाम तर ये महकमा औकाफ के पास जाते हैं। तो औकाफ के बारे में आज बात करेंगे। तो हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट है, हमेशा हमारे साथ होते हैं, फील्ड में मौजूद होते हैं, हमें लम्हा ब लम्हा अपडेट करते हैं, तमाम जितनी भी ब्रेकिंग्स बड़ी खबरें होती हैं हम तक पहुँचाते हैं। अहमद कुरैशी साहब हैं। अहमद कुरैशी, आपको वेलकम करते हैं अपने मॉर्निंग शो में। और साथ ही साथ जी सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी साहब हैं जी आज के मॉर्निंग शो में हमारे साथ। डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी साहब, आपको वेलकम करते हैं सर। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। सबसे पहले मैं अहमद से जानती हूँ। अहमद, आप आज महकमा औकाफ के बारे में क्या ख़बर देंगे, हमें क्या बताएंगे? देखिए, महकमा औकाफ जो मजहबी अमूर पंजाब, चूँकि मज़ारात और मसाजिद जो इनके पास हैं, उनकी तादीन और आइश के हवाले से उनके इंतज़ामी अमूर जो हैं उन पर जो है सारा फोकस रहता है इनका। कोशिश ये की जा रही है, अभी सेक्रेटरी औकाफ चूँकि हमारे साथ है, ये ख़ुद बताएंगे कि किस तरह से जो अभी आपने अपना स्टार्ट में बताया कि वो पैसे जाते कहाँ पे हैं,
तो बुनियादी तौर पे ये पैसा जो है ये सारा इकट्ठा होकर महकमे के जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें इनसे अदा की जाती हैं। इसके अलावा जो मंसूबे होते हैं, अब बदकिस्मती ये है कि दीगर सूबों की दीगर जो महकमे हैं उनकी तरह सूबाई सतह पर कोई इनको जिस तरह दूसरे डिपार्टमेंट हैं हुकूमत फ़ंड रखती है, उस तरह से इनके पास फ़ंड गवर्नमेंट नहीं देती इनको। मैक्सिमम जो ताज़ीन और राइश के हवाले से, तनख्वाहों के हवाले से या कोई भी अखराजात जो हैं महकमा ख़ुद बर्दाश्त करता है। हालांकि जो हमारे साबिक सूबाई वज़ीर हैं पीर सईदुल हसन शाह, उन्होंने कोशिश की कि गवर्नमेंट साइड से कुछ जो सपोर्ट मिले इस डिपार्टमेंट को, लेकिन अभी तक उस ज़िम्मे में काम तो नहीं हो सका। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस हवाले से सोचेगी। और दूसरी नंबर पे ये है कि यकीनन लूप होल्स, खामियां सभी जगहों पे मौजूद रहती हैं। डिपार्टमेंट के हवाले से क्या इकदाम हैं वो तो मैं इन्हीं से जानूंगी। डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी साहब आज हमारे साथ है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम सिर्फ खूबियों की बात करें, खामियों की भी बात करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है, वक्फ क्या है? ये महकमा औकाफ जो है इसकी तारीख कितनी पुरानी है, क्या इस बारे में पहले वक्फ की जो तारीख उतनी ही पुरानी है जितनी आज खुद इस्लाम की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में वक्फ जो है वो इसका इजरा हुआ। और अगर आप अब भी जो हमारा पाकिस्तान हाउस है मदीना मुनव्वरा में, उससे मस्जिद नबवी की तरफ आएँ तो आपको वक्फ हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान एक ह्यूज बिल्डिंग आज भी नज़र आएगी जो 1400 साल से है। और आज भी उसकी जो इनकम है वो रिफाही और फलाही उमूर पर ख़र्च होती है। तो सब कॉन्टिनेंट जो है इसमें उमरा वज़रा बादशाहों ने वक्फ़ कायम किए। वक्फ़ का बुनियादी मकसद ये था कि तालीम, तदरीस, हमारी सोसाइटी जो है सब कॉन्टिनेंट की, इसके 3 बेसिक कंपोनेंट थे जब इस्लाम यहाँ आया। तो अब भी हैं, मैं उनको समझता हूँ, और बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है मस्जिद, मदरसा और खानका। ये एक ऑटोनमस बॉडीज़ थी और इनके साथ नॉर्मली गवर्नमेंट जो है ये एक प्रॉपर्टी वक्फ कर देती थी। और अगर आप पुराना सिस्टम पढ़ें जो मनसबदारी और जागीरदारी का था, तो वो भी गवर्नमेंट की लाइबिलिटी एज सच उस तरह इदारे नहीं बनते थे जिस तरह आज हैं। यानी गवर्नमेंट एक इदारा कायम करती थी, उस इदारे को उस दौर का तो सबसे बड़ा असासा ज़मीन थी। सही। उनको सपोज 10 मुरबे ज़मीन दे दिए कि वो कल्टीवेट करेंगे, इससे अपने वसाइल जनरेट करेंगे, उससे ये इदारा चलाएँगे। अच्छा। वो मस्जिद हो, मदरसा हो, खानका हो, ये सारी चीज़ें इसी तरह चलती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो ये इंस्टीट्यूशन जो हैं इनको बहुत से क्राइसिस जो फेस करने पड़े। उनमें एक ये भी था कि अंग्रेज़ ने, और जो हम मैकाले की तारीख़ पढ़ते हैं और फिर उसका जो एड्रेस है हाउस ऑफ लॉर्ड में, जिसमें उसने कहा कि मैंने हिंदुस्तान के अंदर उनका सिस्टम देखा है और मुसलमानों का कल्चर उसको देखा है, और उनके जो खित्ते और इलाके हैं उसमें जो लिटरेसी रेट है वो 100% है, बाज़ जगह पे 80% है। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तब था ऐसा। अब हम अपनी रिवायात वो सब कुछ भूल चुके हैं, अब अंग्रेज़ इन चीज़ों को अपनाए हुए हैं। राइट। अच्छा, उसका सबब ये था कि उस वक्त ये इदारे बहुत जानदार थे, और हमारे हर अहद में हुक्मरानों में कमी कोताही हो सकती है, लेकिन उन्होंने इन इंस्टीट्यूशंस को बहुत ज़्यादा इक्विप्ड किया और उनको सपोर्ट किया। तो ये जो उनके साथ ज़रिया राजी थी, उनके साथ कमर्शियल प्रॉपर्टी थी, ये सारे वक्फ थे। यानी ये वक्फ है, इसकी जो इनकम है उससे ये इदारा चलेगा। उस इदारे में मदारस के स्टूडेंट जो हैं उनके खाने के अहतमाम भी हैं, उसमें मेस भी चलेगा, असातिज़ा की तनख्वाहें भी हैं, मस्जिद मिज़ार या मदरसा है उसकी रेनोवेशन भी है। ये एक वक्फ उसकी तारीख इस पर्पस के लिए बेसिकली ये बनाया जाता है। तो जो पाकिस्तान में वक्फ लॉज जो हैं ये ब्रिटिश दौर में भी थे। पाकिस्तान में जो मौजूदा वक्फ है ये वक्फ प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 1960 है। अच्छा। और ये पाकिस्तान में जो वक्फ की मौजूदा तारीख है इसको आप 60 साल से ज़्यादा कह सकते हैं। 1960 में बना है तो आज 23 है, 2023, तो 63 साल तकरीबन हो गए हैं। और 63 साल में पॉजिटिव चेंज आया है, कोई फ़ायदा हुआ है? अब आप बता रहे हैं कि ये जो ब्रिटिश दौर में बड़े इंस्पिरेशन उनको मिली थी हमारे नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि ब्रिटिश दौर में कोई इंस्पिरेशन, मैं तो सिर्फ सिस्टम की बात कर रहा हूँ। मैं अगर ब्रिटिश दौर की बात की, अगर आप उसको डिस्कस करना चाहते हैं तो मैं एक यहाँ ज़रूर ऐड करना चाहूँगा। उन्होंने इस सिस्टम को, उनका ख्याल ये था कि हमने यहाँ अपने जो दौरे इक़्तिदार है उसको तूल देना है। और दूसरा उनके ज़हन में ख्याल ये था कि मुसलमान कौम जो हैं ये बुनियादी तौर पर गालिब, इनको कुरान कहता है कि ये दीन इस्लाम जो है
ये हुवल्लज़ी रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लि, के ये अदियान पर गालिब होने के लिए आया है। तो इनके अंदर, इनके जीन्स में और इनके डीएनए जो है उसके अंदर एक गलबा और एक कुव्वत का एहसास है। तो इनको किस तरह मगलूब रखा जा सकता है? तो उन्होंने कहा कि इनको उस सिस्टम, जो इनका सिस्टम मस्जिद, मदरसा और खानका से जुड़ा हुआ है, उससे तोड़ो। अच्छा। एजुकेशन सिस्टम चेंज हुआ। और पहले हमारा एजुकेशन सिस्टम था मस्जिद और मदरसा और खानका से जुड़ा हुआ था, और हमारे अपने यहाँ के जो थे अरबी फाजिल, अदीब फाजिल, मुंशी, ये असनाद थी। इसके पैरेलल उन्होंने अपना जो 1857 के बाद जो एजुकेशन सिस्टम आया, ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद आया, जिसमें हमारे एजुकेशन कॉलेज बन गए गवर्नमेंट, ये सारा सिस्टम उसके बाद आया। ये पैरेलल सिस्टम। तीसरा उनको जो अहम ऑर्डर था वो ये था कि आज के बाद पढ़ा लिखा सिर्फ उसको तस्वर करेंगे जो हमारे इन इदारों से पढ़ा हुआ होगा। हमारे नौकरी सिर्फ उसको मिलेगी जो हमारे मिडिल, हाई और कॉलेज से पढ़ा हुआ होगा। तो उनका वो जो सिस्टम, वो जो सेटअप बना गया हुआ है, देखें ना, अभी भी हमारे स्कूलों में, अहमद भी इत्तेफाक करेंगे, हमारे अपने बच्चे जो हैं वो ऑक्सफोर्ड का सारा सिलेबस पढ़ते हैं। वो कहाँ, हमारा अपने साबित तालीम उठा के देख लें आप, फिर हमारे हम फर अगर इंग्लिश नहीं बोलते हैं इवन अपने ऑफिस में या अपने इर्द गिर्द के माहौल में, आजकल तो बल्कि खास तौर पे फैमिली में भी है, आप चले जाएं, आप जो फर इंग्लिश नहीं बोलता वो समझते हैं कि नहीं वो बड़ा स्टूपिड है या पढ़ा लिखा नहीं है शायद, जिसको कि फर इंग्लिश नहीं बोलनी आ रही है। ठीक है, ये भी एक ज़ाहिर है जदीद दौर के तकाज़े हैं, ये अलग से बात है, लेकिन मैं सिस्टम बता रहा हूँ ये है। तो उसमें यह है कि ये मौजूदा वक्फ है, इसमें जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं इनको मैनेज करने के लिए फिर वक्फ प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस ये आ गया, जिसके तहत पहले ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान औकाफ था, फिर उसके बाद सूबे बने। तो इस वक्त हर सूबे का अपना अपना औकाफ है, और औकाफ जो है इस वक्त जो पंजाब का औकाफ है ये एक ऑटोनमस बॉडी है, जिसके अंदर 450 मसाजिद हैं, 550 मज़ारात हैं। इन मज़ारात और मसाजिद से जो वक्फ इमलाक और वहाँ जो रखे हुए कैश बक्सेस हैं उनकी जो इनकम है वो एक सेंट्रल औकाफ फंड में जमा होती है। सेंट्रल औकाफ फंड में फिर उसका एक वैसे ही बजट बनता है जैसे हर एक महकमे का होता है, जिसमें मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं, जिसमें डेवलपमेंट है, जिसमें इमारत की तज़ीन व आराइश हैं। अब थोड़ी सी यहाँ मैं बात कर दूँ कि आपने ये पूछा कि इस औकाफ के आने से कोई कॉम्प्लेक्शन चेंज हुई है या नहीं, तो मैं कहता हूँ कि आफ्टर पार्टीशन अगर आप बड़े कॉम्प्लेक्स देखें तो उसमें मैं दादा दरबार कॉम्प्लेक्स कहता हूँ, जो महकमा औकाफ का एक बहुत बड़ा क्रेडिट है। और शायद इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स जो है आपको पाकिस्तान में और कहीं नज़र ना आए। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर, उनके मीज़ार पर जो कॉम्प्लेक्स है, जो एक्सटेंशन है, जो तोसी है, बाबा बुल्ले शाह है, और दाता दरबार आप चले जाएं, बहुत रिमार्केबल और बड़ा सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट है वो मीज़ार हज़रत बीबी पाक दामन पे है, जिसमें मैं उसी तरफ आने वाली थी। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ क्योंकि मेरा मैका भी उसी साइड पे है, आना जाना भी होता है, और मज़ार शरीफ पे भी तो ज़ाहिर है हम जाते हैं, सभी आप भी जाते होंगे, मैं भी। तो वहाँ पे ये सुनने को मिला जी कंस्ट्रक्शन काफ़ी बार स्टार्ट हुई है, वो कंस्ट्रक्शन वहीं पे रुक जाती है। मैं समझता हूँ कि ये अगर नहीं, वो कंस्ट्रक्शन रुकने की क्या वजह होती है? वो कुछ लोग उसमें कोर्ट में चले गए थे कि जी ये डिज़ाइन पे उन्हें कोई शायद कोई इख्तलाफ था, या उसके जो ज़मीन पे कोई इख्तलाफ था, या इस तरह का इशू था जो कि इर्रेलेवेंट था। अच्छा। जो मीज़ार अपनी इस वक्त तकरीबन 2.5 कनाल का उसका एरिया है उसमें, और मैं बात बताऊं कि पाकिस्तान के हमारे जो सबसे बड़े आर्किटेक्ट हैं नैयर अली दादा, अच्छा, उन्होंने ये अस्फहान के तर्ज पर इतना खूबसूरत उन्होंने इसको डिज़ाइन किया है कि जब ये इसकी कम्प्लीशन होगी, जब ये मुकम्मल होगा, और ये इसका मुकम्मल होने में अब कोई ज़्यादा दिन नहीं, कितना टाइम लगेगा? ये मेरा ख्याल है 1-1.5 माह, क्योंकि वहाँ की जो रसूमात हैं ये जुल्हिज में शुरू हो जाती हैं। हाँ, अगर ये जुल्हिज ना होता, अगर जुल्हिज ना होता और ये मुहर्रम तक इसकी कम्प्लीशन हो जाती, क्योंकि अब वो 10-12 दिन वो गुजर जाएंगे, लेकिन ये इंशाल्लाह यकम मुहर्रम तक ये मीज़ार जो है, अच्छा, ये, और इसको ज़रूर आप विज़िट करें। अहमद साहब तो देखते हैं, ज़ाहिर है उनकी जिम्मेदारी भी है, तो आपको एक नज़र आएगा कि ये। और इसमें मैं एक और ऐड कर दूं कि इसमें पंजाब गवर्नमेंट, जो मौजूदा पंजाब गवर्नमेंट है, उसमें स्पेशली हमारे जो चीफ मिनिस्टर, उन्होंने परसों भी विज़िट किया। अच्छा। और उसमें CNW चूँकि इसकी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है, औकाफ स्पॉन्सरिंग एजेंसी है, औकाफ इसकी क्वालिटी को मॉनिटर कर रही है, फंड्स को प्रोवाइड करना, जो वहाँ का एनवायरनमेंट है उसको बेहतर रखना, काम की जो रफ्तार और उसकी स्पीड है उसको बेहतर बनाए रखना, इन सारी चीज़ों को मॉनिटर करना। तो रात में अभी आज सुबह आ रहा था तो मैंने अपने मैनेजर जो वहाँ के उससे पूछा कि रात कितने बजे तक काम हुआ, उसने कहा जी रात 1 बजे तक काम हुआ। क्या बात। अब मेरी ये ख्वाहिश है कि ये 1 बजे की बजाय
जिस तरह दीगर हमारे प्रोजेक्ट हैं समनाबाद, या जिस तरह सीएम साहब ने कलमा चौक वाला देखा कि 24 घंटे काम हो, ताकि ये लोग जो हैं, जैसे जिस शिद्दत का अकीदत का आपने इजहार किया, तो लोग इसकी तकमील का, इसकी कंप्लीशन का इसी अकीदत। अच्छा, हमारे निगरान जो वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब, उनकी तो एफिलिएशन भी, अहमद आप एग्री करेंगे, वो तो उनकी अपनी भी एक पर्सनल एफिलिएशन है। थोड़ा ऐड यहाँ पे ये कर दूँ मदीहा के, एक लंबे अरसे से महकमा औकाफ जो है चाह रहा था कि उसकी एक्सटेंशन करे, लेकिन एक मखसूस ग्रुप है जो औकाफ के ख़िलाफ़ जो है कोर्ट में चला जाता है। औकाफ जो भी डिज़ाइन बना के दे रहा था, हालांकि जिस तरह इन्होंने बताया सेक्रेटरी औकाफ ने, नैयर अली दादा एक मजे हुए जो है आर्किटेक्ट हैं पूरी दुनिया में, और बड़े लीडिंग है इस वक्त के उस्ताद का दर्जा है। अब जो ग्रुप मैं जिसका आपको कोट कर रहा हूँ, उसके तरफ से वो पेश हुए, लेकिन बाद में जो डिज़ाइन बना उसी डिज़ाइन पे उस ग्रुप की तरफ से एतराज़ किया गया। उनके अपने ही आर्किटेक्ट थे, उन्होंने जब डिज़ाइन बना दिया, चूँकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा आबादी है, तो कोशिश ये की गई कि मज़ार को ज़्यादा फैलाने की बजाय उसको ऊपर जितना हम उसको डिज़ाइन, उसका स्ट्रक्चर ऐसा बनाया जाए। तो बहरहाल एक ये बड़ी वजह थी जिस वजह से, लेकिन लकीली अब वो इशू रिज़ॉल्व हो गया है। तो यकीनन जो निगरान वज़ीर आला हैं, उनकी एफिलिएशन तो है, और कोशिश वो ये कर रहे हैं कि दीगर जिस तरह इन्होंने बताया समनाबाद अंडरपास है या लाहौर ब्रिज है, उनकी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मेरा ख्याल है उनकी हर तरक्याती काम से एफिलिएशन है। ठीक है, वो बादशाही मस्जिद में जो डेवलपमेंट हो रही है वर्ल्ड सिटी के कोलैबोरेशन से, वो उसमें भी उतने ही इन्वॉल्व हैं। जो दाता दरबार की एक्सपेंशन है जी, उसमें भी वो उतने ही कीन है, और उसके लिए भी चीज़ों को उतना ही मॉनिटर करते हैं। और दीगर भी जितने फ्लाई और रफाई, और मैं समझता हूँ बहुत एनर्जेटिक हैं, और काम करने की उनमें एक बड़ी एक तो सेंस भी है, और दूसरी उनमें एक वो जो तड़प होती है वो भी है। और तड़प तो आपने मुझे बताया ना, बल्कि और ये तो अच्छा एक पॉजिटिव मैसेज भी है जितने भी हमारे मॉर्निंग शो को देखने वाले और सुनने वाले हैं, कि आपने कहा कि 1-1.5 महीने में कंप्लीट हो जाएगा ये मंसूबा। अहमद से हम जानते हैं, अहमद आप फील्ड में होते हैं, आप तमाम तर जितना महकमा औकाफ से रिलेटेड खबरें आप हमें अपडेट करते रहते हैं। अहमद, पॉजिटिव चेंजेस आप देख रहे हैं, वाकई एक पॉजिटिव काम होता हुआ दिखाई दे रहा है, आप हमें बताएं ताकि फिर उसके बाद मैं डॉक्टर साहब की तरफ आती हूँ। अभी हम ये सोच इस तसव्वुर को कर सकते हैं कि चूँकि एक प्रॉब्लम ये है हमारे यहाँ कि हर 4, 6, 8 महीने जब किसी भी अफसर को काम समझने, जब उसको समझ आ रहा होता है कि ये काम किस तरह चलेगा, उतनी देर में उसको बतौर सेक्रेटरी जो है वो तबादला किसी और डिपार्टमेंट में कर दिया जाता है। डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी के पास एज ये है, चूँकि ये डीजी भी हैं, डीजी रहे बहुत लंबा अरसा, और हर चीज़ को ये समझते हैं कि महकमा औकाफ में अगर मसाजिद हैं, खतीब हैं, उनका क्या रोल है और उनको किस तरीके से जो है उनके प्लान करना है। इसी तरह मज़ारात हैं, मसाजिद, क्योंकि ये एक लंबे अरसे के साथ इस डिपार्टमेंट के साथ हैं, और अब ये सेक्रेटरी भी बने हैं। हाँ, तो मेरा ख्याल है कि अब हम उम्मीद कर सकते हैं। चलिए इन्हीं से पूछ लेते हैं, डॉक्टर साहब क्या है आपकी सेक्रेटरीशिप के प्लान्स, क्या हैं, तरजीहात क्या है आप? इसमें ज़ाहिर है बहुत बुनियादी बात में गुड गवर्नेंस क्या है। गुड गवर्नेंस का मतलब ये है कि कॉम्पिटेंसी हो और जवाबदेही हो और एक टीम वर्क हो। आजकल जो है ये पुराना दौर था अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन के, एक बंदे ने ऑर्डर किया और सारे उसके पीछे चल पड़े। मैं समझता हूँ कि एक पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट होनी चाहिए, जिसमें जो आपकी मेन स्ट्रीम है, जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन के लीडिंग लोग हैं, वो सारे मिल के डिसीजन करें और फिर उसमें उनको एक शराकत का एहसास हो। और गुड गवर्नेंस में जो इंटेग्रिटी है, जो दयानत है, ये बहुत बुनियादी चीज़ है। कॉम्पिटेंस है, ये बहुत बुनियादी चीज़ है। तो इसमें मैं कल हमारी एक मीटिंग थी जो चीफ सेक्रेटरी साहब ने ली, बड़ी लंबी 2 घंटे की। उसमें उन्होंने ये ऐसे सारे खतूत वज़ा किए और उन्होंने एक ऐसा विजन दिया जिसके मुताबिक उन्होंने कहा कि जो एक तो उन्होंने ई-फाइलिंग, ये जो हमारे यहाँ एक फ़ाइल चलती है SODS एडिशनल सेक्रेटरी से होती है, फिर उन्होंने ई-फाइलिंग यानी कंप्यूटर पे आप अपनी समरी जो है उसको मूव करें और वो लम्हों में, सातों में अगले ऑफिस और उससे अगले ऑफिस हो के जो 7 दिन का काम है वो 1 दिन में डिस्पोज ऑफ हो जाए। और वो जो हर दफ्तर के बाहर इस तरह के काम के लिए कुछ 6 लोग रखे होते हैं, वो भी उसमें हमें जो चीज़ों को रेगुलेट करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ये है कि हमने अपने वसाइल जो हैं, स्पेशली औकाफ, मैं समझता हूँ कि जो हम एक ख़ुद इन्हिसारी की बात करते हैं कि इदारों को अपने डिपेंडेंट होना चाहिए अपने वसाइल पर, उसका सबसे अच्छा मॉडल जो है वो औकाफ है
कि जो 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 गवर्नमेंट से लेता भी कुछ नहीं है और गवर्नमेंट उसको देती भी कुछ नहीं है। उसके जो अपने वसाइल हैं उनको पता है कि हमने इसमें रहना है, मतलब बड़ी जिम्मेदारी का एक बहुत काम है। जिम्मेदारी है। और उनको हर वक्त बढ़ाने का एहसास एक हर वक्त मौजूद रहता है कि मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ेंगी, गवर्नमेंट अनाउंस करेगी तो गवर्नमेंट ने एक ऐलान करना है कि जी हमने 20% जैसे आज बजट के में मुख्तलिफ जो हैं इस एतबार से ख़बरें हैं कि जी आने वाले बजट में 20% तनख्वाहें बढ़ेंगी, तो गवर्नमेंट ने तो ऐलान करना है हमने बढ़ाने हैं अपनी पॉकेट से। अच्छा, उसके लिए हमने अपने वसाइल मतलब जनरेट गवर्नमेंट की तरफ से आपको फंड्स नहीं मिलते, तो हमने अपने वसाइल जनरेट करने हैं। तो हमारे पास जो एग्रीकल्चर लैंड है उसकी आजकल नीलामियाँ हो रही हैं, हम उसको मार्केट रेट पे, स्टेट लैंड के हवाले से हमारा एक तस्वर होता है कि जी ये यानी ये कब्ज़े के लिए ही चीज़ें हैं, तो हम उसमें पहले तो किराया या लीज़ मनी देने के लिए तैयार नहीं होते, अगर देते भी हैं तो बहुत मुश्किल से और बहुत महदूद सी। हमने ये कोशिश की है कि हमारी जो कमर्शियल अराजी है उसमें कमर्शियल प्लाजे बनाएं, शॉप्स हों, उससे रेंट आए, क्योंकि माली वसाइल बढ़ाए बगैर आप अपने मुलाजमीन और लेकिन इसमें हर्डल जो है आपके लिए कब्जा माफिया जो है वो हमारे मुल्क में एक अलमिया है ना, बहुत बड़ी हर्डल वो भी है। वो है, बिल्कुल वो है। और ज़ाहिर है उसमें स्टेट की जो रेट है उसका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा। और लेकिन हम इस साल जो हमारी मौजूदा नीलामियाँ और ठेके चल रहे हैं उसमें हमारी आलमोस्ट 50% से ज़्यादा इंक्रीज़ है, यानी एक आम जो हमारा नाज़िर है उसके समझने के लिए। लेकिन आपके होने से हम समझते हैं, हमें नजर आ रहा है कि पॉजिटिव चेंज इंशाल्लाह आएगा। अगर पिछले साल की हमारी लीज मनी 40 करोड़ है तो इस साल 60 करोड़। चलिए जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे मॉर्निंग शो में आने के लिए। अहमद आपका बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर एक क्विक ब्रेक लेते हैं। गुड मॉर्निंग लाहौर।